माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, ये लेक्चर होने वाला है हमारी हिस्ट्री के सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हिस्ट्री में अभी एक टाइमलाइन देखी है, और टाइमलाइन के बाद हमने जो हमारा स्टोन एज वाला पीरियड होता है, स्टोन एज में हमने पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक को देखा। वहां पर डिफरेंट साइट्स हैं, जो उनके जो प्रमुख स्थान है उनको हमने पढ़ा है। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमने देखा है कि हमारा कैल्कोलिथिक पीरियड या चैल्कोलिथिक पीरियड, जो कॉपर और स्टोन वाली एज कहलाई, वो क्या थी। उसके बाद जो आता है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, इस पीरियड को जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं, जहां पर आपको एविडेंस नहीं मिले हैं रिटन फॉर्म में। ठीक है, आपको जो है वो एविडेंस अगर रिटन फॉर्म में नहीं मिलते हैं तो वो पीरियड जो है वो कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, आज का अपना सेशन जो होने वाला है, हमारा सेशन जो है वो हिस्टोरिक एज पर होगा। हिस्टोरिक एज एक ऐसा एज जहां पर लोगों को अपने एविडेंस जो मिले हैं, वो एविडेंस मिले हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन लिटरेचर, है ना। इस तरीके का ये पूरा हिस्टोरिक पीरियड रहने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे सभी जितनी भी हमारे पास अभी अलग अलग डायनेस्टीज आती हैं, है ना। हमारे पास सिविलाइजेशन थी, उसके बारे में थोड़ा सा, हमारे पास वैदिक एज था, हमारे यहाँ पर रामायण और महाभारत की बातें होती हैं, तो वो इस लेक्चर में होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में आपको अभी हम जो पढ़ेंगे हिस्टोरिक एज में, हम वैदिक एज के बारे में जानेंगे, हम उसके बाद एपिक एज के बारे में जानेंगे, और फिर महाजनपदास जहां स्टार्ट करेंगे, तो महाजनपदास पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मूव करेंगे, तो वहां पर मैं आपको पूरा एक साथ सारी डायनेस्टीज जो है मध्य प्रदेश की, उनके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिक एज की बात कर रहे हैं। हिस्टोरिक एज का जब भी नाम आता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, व्हेन द एविडेंस, है ना, व्हेन द एविडेंस आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, है ना। जो लिखे हुए मिले हैं हमें, एविडेंस कैसे मिले हुए हैं, लिखे हुए, जिनको लिखा गया है ना। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक एज आता है, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो विश्व की पुरानी, कई मतलब आप ये समझ लीजिए कि अधिकतम जो कई वर्षों पुरानी या सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन रही है, सभ्यताएं रही हैं, उनमें शुमार है हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, इसको कंटेम्प्रेरी या इसको समकालीन माना जाता है ओमान की सिविलाइजेशन से, है ना। इसको मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से, इसको सुमेर की सिविलाइजेशन से, इनसे सबसे कंटेम्प्रेरी माना जाता है। कंटेम्प्रेरी का मीनिंग क्या होता है कि जब चाइना में सिविलाइजेशन चल रही थी, तो इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी। जब हमारे ओमान वाले एरिया में एक ओमान सिविलाइजेशन चल रही थी, तो इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का कालखंड या टाइम पीरियड जो है वो साथ में रहे, उसको हम बोलते हैं समकालीन या फिर कंटेम्प्रेरी। ये वर्ड आप हिस्ट्री में कई बार सुनेंगे कि समकालीन थे या कंटेम्प्रेरी थे, तो इसका मीनिंग आज से जान लीजिए। इसका मतलब होता है कि जब आपकी दो चीजें पैरेलली चलती है, तो हिस्ट्री में बताने के लिए उनको हम कंटेम्प्रेरी वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो हम बात कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की। ठीक, तो समझने वाली बात यह है कि अगर हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का मोस्ट ऑफ द एरिया आज की डेट में पाकिस्तान में है, क्योंकि उस समय वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। जब हमने सिविलाइजेशन की खोज की, जब सिविलाइजेशन हुआ करती थी, तभी पाकिस्तान नाम की कोई चीज थी नहीं, इंडिया था वो। तो हमने इंडिया में जो जितनी भी सिविलाइजेशन आई है, वो हड़प्पा के जो जितने भी प्लेसेस आए, वो सब इंडिया के थे। 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान का जो एरिया गया, वहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट ज्यादा था। आज इंडिया में है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान में है। क्लियर यहां तक बात। तो हम बात कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में ये बात हो गई कि दो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स देखने को मिलती है। लेकिन हमें यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ना है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में अगर आप देखते हैं, तो मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है, मध्य प्रदेश का सुनिएगा ध्यान से, मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है आज की डेट में, या मध्य प्रदेश के एरिया में कोई ऐसा प्लेस नहीं आता जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताता हो या हड़प्पन सिविलाइजेशन का एविडेंस देता हो। ठीक है, होता ये है कि दयाराम साहनी जी, राखलदास बनर्जी,
ऐसे बड़े बड़े लोग जो थे उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की 1921 1922 के आसपास, है ना। 21-22 में इसकी खोज चल रही थी, इसकी अलग अलग साइट्स मिलती जा रही थी। तो उस समय जब ये साइट्स मिली तो ठीक है, वो साइट्स मिली, लेकिन फिर उसके बाद और एक्सकवेशन हुआ, और ज्यादा खुदाई हुई, और ज्यादा रिसर्च हुई, लेकिन एक टाइम के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड कर लिया कि अब इससे ज्यादा और ज्यादा सर्च करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एविडेंस तो हमें वहां के कुछ ऐसे मिल रहे थे, लेकिन उस लिपि या वो जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कोई खास हमें फायदा हो नहीं रहा। दूसरी बात कि जितनी साइट्स मिलना थी वो मोस्ट ऑफ दी साइट्स मिल चुकी, लेकिन अब साइट्स और नहीं मिल रही थी, तो सरकार ने इस पे अब पूरी तरीके से रोक लगा दी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम पे पुरातत्व विभाग जो है अब और खुदाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में एक भी प्लेस ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में एक भी प्लेस ऐसा नहीं है जहां पर क्या हो, आपको हड़प्पा की साइट मिली हो या हड़प्पा की कोई प्लेस मिली हो। क्लियर? तो हम यहाँ पर सिंपल पॉइंट बोलेंगे मध्य प्रदेश के लिए कि नन ऑफ द साइट ऑफ हड़प्पा वाज प्रेजेंट इन दी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोई भी साइट उसकी नहीं थी। क्लियर है ये पॉइंट? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन शॉर्ट में खत्म होता है। इंडियन हिस्ट्री में यही 1 से 2 घंटे लेता है हड़प्पन सिविलाइजेशन जब आपको पढ़ना होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल एक लाइन है कि यहाँ पर कोई भी साइट अवेलेबल नहीं थी या नहीं है। क्लियर? चलिए, अब हड़प्पन खत्म, तो अब हम बात करेंगे उसके आगे का पीरियड जिसको हम कहते हैं वैदिक एज, वैदिक काल, है ना। एक ऐसा काल जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, होता ये है कि आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, है ना। आपने मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी है मोहनजोदाड़ो। इस मूवी में ये होता है कि आप जब एंड देखते हैं तो मूवी का एंड कुछ इस तरीके से होता है कि एक फ्लड आ जाती है और फ्लड आने से सब कुछ खत्म हो जाता है। तो एविडेंस भी कुछ इसी तरीके के मिले हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई। मैंने आपको अगर याद हो तो मैं एक रिकॉल करवा देता हूँ आपको शॉर्ट में, है ना, जितना जरूरी है उतना बता के। पर मैंने आपको ये बात बताई है, जब मैं आपको टाइमलाइन बता रहा था मैंने आपको कहा था कि आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए एक बार। टाइमलाइन में हमने ये देखा था, देखिए इस पीरियड को हमने बोल दिया कि ये हमारा 0 ईयर हुआ। 0 ईयर मतलब कौन सा ईयर? जहां पर हम मानते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। ठीक है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट का है। अब इससे प्रीवियस जाते हैं आप तो आपको ये BC 1 BC 2 BC इस तरीके से मिलता है। ये वाला जो पीरियड है, ये बैक साइड वाला जो पीरियड है, मतलब 0 से पहले वाला जो टाइम पीरियड है, इसको आप बोलते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये BC वाला पीरियड होगा, है ना, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट वाला। अब आपने देखा कि आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब खोजा, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब मिली, है ना, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे 1921 में खोजी गई थी पहले दयाराम साहनी जी द्वारा। अब इन्होंने जो साइट्स खोजी, वहां पर जो चीजें मिली, है ना, जो भी चीजें हमें वहां पर मिली, जो भी एविडेंस हमें मिल रहे थे, उसकी हमने एक मेथड से एज पता करवाई जिसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग, है ना। हम क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी मेथड है जिससे हम किसी पुरानी चीज की डेट ऑफ टाइम पीरियड या जो उसका है ना, उसका कालखंड जो है वो पता कर सकते हैं। तो हमने उसकी डेट जब पता की, है ना, 1921 के आसपास जब हमने उसकी डेट पता की, तो हमें ये बात पता चला कि लगभग 4 से 4,500 साल पहले, हमें क्या पता चला 1921 में लगभग ये बात पता चल रही थी कि 4 से 4,500 साल पहले ये जो चीजें मिल रही हैं इतनी पुरानी है, जो 4 से 4,500 साल पहले रही होगी। तो हमने जब प्रीवियस गए, हम लोग 1921 में जी रहे थे। हम कहाँ थे? हम लोग 1921 AD में। ये क्या है आपका? AD है, जिसको आप ईस्वी सन कहते हैं, है ना। याद है आपको ये बात? मैंने आपको बताया है, इसको बोला जाता है एनो डोमिनी। इसको क्या कहा जाता है? एनो डोमिनी कहा जाता है। एनो डोमिनी का मीनिंग क्या होता है वो भी बता देते हैं आपको। एनो डोमिनी का मीनिंग होता है कि इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट। एडी जो होता है, एडी का मतलब एनो डोमिनी, ये मैं बता चुका हूं। इसका मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, मतलब जो क्राइस्ट है, जो आपके यीशु है, यीशु के वर्ष जब वो जन्म हो गया तो उसके बाद वो रहे, है ना। तो एडी को बोलते हैं इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट। चलिए, तो अब समझिए, पीछे की तरफ आते हैं। 1921 में बात हुई कि 4 से 4,500 साल पहले ये सभ्यता रही है जिसके हमें एविडेंस मिल रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं जब उसका टाइम पीरियड निकालता हूं तो लगभग 2500 या 2400 BC मिलता है? क्या मिलता है? 2500 या 2400 BC। ये हमें टाइम पीरियड मिला किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के जो एविडेंस मिले उस पे। और क्या लग रहा था? 4 से 4.5। तो हमें जो दूसरा टाइम पीरियड मिलता है वो मिलता है 1750 BC, है ना।
हमें जो टाइम पीरियड मिला वो दूसरा 1750 बीसी। मतलब इस स्पान में इस टाइम पीरियड पर हड़प्पा सभ्यता रही है। ठीक है, ये बात इस टाइम पीरियड पर हड़प्पा सभ्यता रही। अब ये वाला टाइम पीरियड जो था, इस टाइम पीरियड के बाद सडनली क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी एक साथ खत्म हो गई। तो अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग जियोलॉजिस्ट, अलग अलग हिस्टोरियंस जो हैं वो इसका आंसर बताते हैं। और कोई लोग बोलते हैं कि मलेरिया की वजह से यहाँ पर महामारी आई और सब खत्म हो गए। कोई बोलता फ्लड आया, किसका कहना था डैम फूट गया, किसका कहना था क्लाइमेट चेंज हुआ। तो ऐसे कई सारे अलग अलग आंसर्स आते हैं और इनका अच्छा या इसका जो बेस्ट या ऑप्टिमल या फिजिबल जो आंसर मानते हैं या जो मानते हैं कि शायद यही सही होगा एविडेंस, वो मानते हैं कि शायद क्लाउड बस्ट हुआ और पानी बहुत ज्यादा गिरा जिससे डैम वगैरह बना था तो वो क्रैक हो गया, पानी पूरी सभ्यता में भर गया और सारे लोग एक साथ खत्म हो गए। तो 1750 वो साल है जब हड़प्पा सभ्यता खत्म होती है। 1750 में हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब जब ये सभ्यता खत्म हो गई तो यहाँ पर कोई ह्यूमन तो रहेगा नहीं, है ना, और ह्यूमन नहीं रहेगा तो अब हमारे इंडिया में जो है वो कौन सा पीरियड आता है, वो पीरियड आता है जिसको हम कहते हैं कि ये जो आपका टाइम पीरियड है इसको हम कहते हैं अंधकार का युग, डार्क एज, इसे हम कहते हैं डार्क एज। ठीक, 1750 के बाद कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जिसका टाइम पीरियड आगे आ रहा था, लेकिन हमें फिर पता चलता है 1500 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड जब हमें वैदिक एज मिलती है। ठीक है, ये टाइम पीरियड कब का है, तो ये 1500 के आसपास का है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ये वैदिक एज जो है आपके पास, जो वैदिक एज लिखा हुआ है, इस वैदिक एज की अगर हम बात करें तो ये कब से स्टार्ट होता है, तो आप याद रखिएगा ये 1500 बीसी से मानते हैं। इंडिया में इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से स्टार्ट हुआ और ये कहां तक जाता है, तो इसके बारे में इसके लिए याद रखेंगे कि ये 600 बीसी तक जाता है। कहां तक जाता है, ये 600 बीसी तक, ये इसका टाइम पीरियड है, 1500 बीसी से लगाकर 600 बीसी तक। ठीक है, ये बात ठीक। चलिए अब समझते हैं आगे, इसके बाद की स्टोरी देखते हैं। अब ये वैदिक पीरियड में क्या हुआ, पहली बात 1750 से लगाकर 1500 बीसी तक इंडिया में कोई नहीं रह रहा। ये मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि 1750 से 1500 तक इंडिया में कोई नहीं है। इस पीरियड को आपने बोल दिया है कि अंधकार का काल है। उसके बाद जो भारत में एंट्री होती है वो होती है आर्यंस की। भारत में आर्य आते हैं, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझिएगा। भारत में आर्य आते हैं मध्य एशिया से, है ना, मध्य एशिया जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एशिया, है ना, यहां से आते हैं। और ये बात किसने बताई थी कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे, तो एक वर्ड याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, मैक्स मूलर। एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे कि आर्यंस जो है भारत में मध्य एशिया से आए, किसने बताया था, मैक्स मूलर ने बताया था। ठीक है, चलिए तो अभी हम बात कर रहे हैं कि वो पीरियड वैदिक एज कहलाया। क्या कहलाया, वैदिक एज। और इस पीरियड को आयरन एज भी बोला जाता है। ऐसा क्यों हुआ समझिएगा थोड़ा सा। क्या होता है कि भारत है ना, हमारा भारत, ये इंडिया है, राइट। अभी थोड़ा सा रफ ऐसे ही समझ लीजिए, है ना, दिल पे नहीं लेना। ठीक, मान लेते हैं इंडिया। यहां पर आपने बोला सेंट्रल एशिया हो गया। यहां से जब आर्यंस इंडिया में आए तो वो इस वाले रीजन से अंदर एंटर होते हैं, है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला रीजन, ये वाला क्षेत्र, यहां से इंडिया में एंटर होते हैं। और ये वो वाला क्षेत्र था जहां पर गंगा और सिंधु नदी बह रही थी, है ना, क्योंकि इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो गंगा जाती है और ये वाला पूरा सिंधु का वो था। ठीक है, तो गंगा और सिंधु नदियां दो ऐसी बड़ी नदियां थी और इनके आसपास का जो क्षेत्र था, आप ज्योग्राफी से जानते हैं कि नदियां जहां फ्लो होती है अपने आसपास सॉइल का डिपोजिशन करती जाती है तो वहां पर जलोढ़ मिट्टी बन जाती है, एलुवियल सॉइल बन जाती है। और एलुवियल सॉइल होने की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी फर्टिलिटी थी। ठीक है, तो एक तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र था, रहने के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र था, वाटर की अवेलेबिलिटी थी। आर्यन जब इंडिया में एंटर करते तो इस जगह से एंटर करते हैं। अब उनको सब कुछ बढ़िया मिला और साथ में एक चांदी सोने पर सुहागे वाली बात ये थी कि उनको इंडिया में आयरन मिल गया। क्या मिल गया, आयरन मिल गया।
इस पीरियड में, वैदिक पीरियड में आयरन की खोज होती है, मतलब लोहा मिल जाता है। और एग्रीकल्चर करने के लिए लोहा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप भी जानते होंगे शायद, क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट्स आज की डेट में बने हुए हैं एग्रीकल्चर के, सब आयरन के बने हुए हैं। तो ये ज्यादा अच्छा हुआ इन लोगों के लिए कि इनको आयरन मिल गया, और आयरन मिलने से इन लोगों का यहाँ पर इस एरिया में, नॉर्थ इंडिया में स्थायी निवास हो गया। ये परमानेंटली यहाँ पर स्टेबल हो गए और यहाँ पर रहने लग गए। क्लियर? तो ये समझ में आई। वैदिक एज वो पीरियड है, वैदिक एज वो पीरियड है जिसमें आर्यंस भारत आए, अपने आप को स्टेबल किया, यहाँ पर वो रहने लगे। अब इसका नाम फिर आर्यंस एज या ऐसा कुछ रख देना था, वैदिक क्यों रखा? तो समझिए, आर्य जब भारत आए तो आर्य को माना जाता है कि ये क्षत्रिय है, माना जाता है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग एविडेंस है। मैं मानता हूं कि ये क्षत्रिय रहे होंगे, रूलर्स रहे होंगे ये लोग। और ये अपने साथ में जब आए तो ये ब्राह्मण को लेकर आए, या ब्राह्मणों को इन्होंने संरक्षण दिया। ठीक है, ब्राह्मण्स को इन्होंने क्या दिया? संरक्षण दिया। और ब्राह्मण को जब इन्होंने संरक्षण दिया तो हुआ ये कि ब्राह्मण लोगों ने यहाँ पर वेद की रचना की। किसकी रचना की? वेद की। वेद लिखे गए यहाँ पर, और जब वेद लिखे गए तो उस पीरियड को हमने बोल दिया वैदिक पीरियड या वैदिक एज। क्लियर? इसलिए इसका नाम जो है वो वैदिक एज रखा गया, कि जिस समय में भारत में वेदों की रचना हुई होगी, या जिस समय में भारत में वेद की रचना की गई, वो वैदिक पीरियड है और वही वैदिक एज कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। देखिए, पहला पॉइंट आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें लिखा है कि एक शतपथ ब्राह्मण है। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण मतलब एक तरीके का ग्रंथ है, ये मत समझिएगा कोई व्यक्ति है ये, है ना। इस शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा हुआ है? इस शतपथ ब्राह्मण में एक चीज लिखी हुई है कि मध्य प्रदेश जो है, इस शतपथ ब्राह्मण में एक बात लिखी हुई है कि मध्य प्रदेश जो है उसको दो नाम से जाना जाता है, रेवातर और दक्षिणापथ। क्या कहते हैं? रेवातर और दक्षिणापथ। अब ये रेवातर और दक्षिणापथ क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, आप अगर थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं, थोड़ा मध्य प्रदेश जानते हैं, थोड़ा मध्य प्रदेश अगर आपने पढ़ा होगा तो आप एक चीज जानते हैं कि रेवा जो है, रेवा है ना, रेवा जो है वो एक हमारी पवित्र नदी का नाम है। हमारी एक पवित्र नदी का नाम है रेवा, हमारी नर्मदा का नाम है ना। नर्मदा नदी जो है इसका नाम है रेवा। एक नाम था रेवा, अभी थोड़ी देर में और आ जाएगी, ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको कैसे था, क्यों था। तो नर्मदा नदी के रेवातर, तो रेवातर रेवा के उत्तर है ना, नर्मदा के उत्तर में। रेवातर का मतलब हुआ नर्मदा के उत्तर में। ठीक, मतलब एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा क्षेत्र जो कहां पर है? नर्मदा के उत्तर में। आप आज की डेट में देख लीजिए, नर्मदा हमारे दक्षिण में है। मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है नर्मदा, तो नर्मदा के उत्तर में मध्य प्रदेश हुआ ना पूरा। ठीक, तो एक नाम ये दिया गया। दूसरा लिखा है दक्षिणापथ। दूसरा क्या लिखा है? दक्षिणापथ। अब दक्षिणापथ का मीनिंग क्या होता है? दक्षिणापथ का मीनिंग होता है कि जिससे होकर दक्षिण का रास्ता जाए, या दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो जब ये लोग नॉर्थ में रह रहे थे, तो इनको दक्षिणापथ ही तो दिखेगा कि जब दक्षिण में जाएंगे तो किधर की तरफ जाएंगे? मध्य प्रदेश की तरफ। इसलिए जो मैंने अभी आपको बताया कि वेद लिखे गए, वेद लिखने के बाद उनके और छोटे छोटे ग्रंथ जब लिखे गए, तो वहां पर उन छोटे छोटे ग्रंथों में यहाँ पर एक बात लिखी गई थी शतपथ ब्राह्मण में, कि मध्य प्रदेश जो है वो दक्षिणापथ या रेवातर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मध्य प्रदेश तो हमने नाम दिया है ना, आपको बताया था कि मध्य प्रदेश वाज द नेम गिवन बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, पर ये बात चल रही है एशियन पीरियड, जो टाइम पीरियड देख के आपको लग ही रहा होगा, समझ में आ गई होगी ये बात कितनी पुरानी है। ठीक है, चलिए अब इसको भी बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर ये जो आर्यंस हैं, ये क्या मध्य प्रदेश में भी आए? तभी हम इतना पढ़ रहे हैं वैदिक एज, क्योंकि आपने हड़प्पन तो बहुत जल्दी खत्म कर दिया। तो हाँ, आर्यंस जो है वो मध्य प्रदेश में आए। उनकी बात करते हैं कि वैदिक एज में किस तरीके से क्या हुआ। तो देखिए, ड्यूरिंग दी लेटर वैदिक पीरियड, है ना, जब वैदिक पीरियड का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, एक तरीके से हम लोगों ने जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ा तो वहां पर वैदिक एज को दो पीरियड में डिवाइड कर दिया था। एक हम बोलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। एक पीरियड कौन सा कहा जाता है? ऋग्वैदिक पीरियड, जो 1500 बीसी से लगाकर 1000 बीसी तक चलता है ना। ये जो टाइम पीरियड है ये पूरा वैदिक पीरियड का है, लेकिन उसका ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी चलता है, और उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक। लेटर वैदिक मतलब उसके बाद का पीरियड, और उसके बाद का पीरियड जो होता है वो चलता है कब से कब तक? तो 1000 से लगाकर 600 बीसी तक।
1000 से लगाकर 600 BC तक चलता है। क्लियर? तो ये जो टाइम पीरियड है, इन दोनों टाइम पीरियड में लेटर वैदिक पीरियड में जो है आर्यंस मध्य प्रदेश में आते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। ड्यूरिंग दी लेटर वैदिक पीरियड आर्यंस क्रॉसेस दी विंध्याचल रीजन या विंध्याचल टू सेटल इन मध्य प्रदेश। मतलब आर्यन का मध्य प्रदेश में सेटलमेंट था। समझ में आई? चलिए आगे पढ़ेंगे। लिखा है दी निषाद ट्राइब रिसाइड्स इन दी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट सतपुड़ा एंड विंध्याचल रीजन। दिस वाज अ नॉन आर्यन ट्राइब। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ट्राइब थी जो वैदिक पीरियड में रहती है, जो नॉन आर्यन थी, वो कौन सी ट्राइब थी? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक पीरियड की एक ट्राइब जो नॉन आर्यन ट्राइब थी वो कौन सी थी जो वैदिक पीरियड में रह रही थी, तो आंसर आप करेंगे निषाद। अगर आपने रामायण या रामायण देखी है ना, पुरानी वाली रामायण की बात कर रहा हूं, जो पहली रामायण थी, उस रामायण में आप देखेंगे कि भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता माता को जो वनवास होता है, तो ये लोग जब वनवास में एक प्लेस से गुजर रहे होते हैं जिसका नाम होता है श्रृंगेरीपुर, है ना, श्रृंगेरीपुर नाम होता है उस जगह पर, है ना, उस जगह पर। अभी आप देखेंगे कि अभी मैं आपको सारी बातें क्लियर करवा दूंगा। मेरा इतना सा कहना है कि आप बस स्टार्टिंग से जब पढ़ते हैं ना तो बिल्कुल बंध के रहिए, मतलब जुड़े रहिए। ऐसा नहीं है कि वर्ड यूज कर लिया, कुछ बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं। स्टोरी जब बताई जाती है तो उसका सिग्निफिकेंस पीछे मिलता है हमें, ठीक है? तो आप केवल ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि आपको आगे चल के मैं इसको कवर अप करवाऊंगा, पॉइंट को वापस मैच करवा दूंगा। देखो, भगवान राम जो है वो निकले अपने अयोध्या से निकले, तो उन्होंने साउथ की तरफ मूवमेंट किया है। तो साउथ की तरफ मूवमेंट करेंगे तो वो चित्रकूट से होकर गुजरेंगे और मध्य प्रदेश से वो होकर गुजरते हैं। ये बात थोड़ी देर बाद आने वाली है। इसी बीच जब भगवान राम एक जगह स्टे करते हैं, जिस जगह का नाम होता है श्रृंगेरीपुर, क्या नाम है? श्रृंगेरीपुर। उस जगह पर एक व्यक्ति होता है जो वहां के निषाद ट्राइब का रूलर होता है, या उनका हेड या मुखिया होता है। तो ये निषाद ट्राइब का जो मुखिया होता है ना, निषाद ट्राइब का जो मुखिया है, वही भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के लिए रात्रि विश्राम का प्रबंध करता है और वहां पर उनकी मित्रता हो जाती है। ऐसा उस मूवी में भी दिखाया गया है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि वैदिक पीरियड में मध्य प्रदेश में एक ट्राइब रह रही थी जिसका नाम था निषाद। इस ट्राइब को हमने क्या कहा? निषाद ट्राइब। और ये ट्राइब जो है ये नॉन आर्यन ट्राइब थी। सबसे बड़ी बात ये है कि आर्यंस तो आए थे, लेकिन ये ट्राइब जो है ये नॉन आर्यन थी, राइट? ठीक है, यहां तक बात, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। निषाद ट्राइब का नाम याद रखें। दूसरा कि ये कैसी थी, तो ये नॉन आर्यन ट्राइब थी, आर्य समाज से या आर्य कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती थी, ठीक है? अधिकतर ये जो थी ये किसमें रहती थी, तो ये जंगलों में निवास करती थी, है ना? निषाद ट्राइब जो है वो जंगलों में निवास करने वाली ट्राइब हुआ करती थी। आगे बात करते हैं। लिखा है द नेम ऑफ नर्मदा इज मेंशन्ड इन दी शतपथ ब्राह्मण। वही शतपथ ब्राह्मण एविडेंस की बात कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक तरीके का क्या है, ये लिटरेचर है। ये एक तरीके का लिटरेचर जो है, जो उस एंशिएंट पीरियड में लिखा गया है, तो उसमें नर्मदा माता जो है, नर्मदा जी का जो नाम है वो क्या लिखा गया है? वो लिखा गया है रेवा, है ना? नर्मदा का ओरिजिनल नेम अगर देखें हम हिस्टोरिकल पीरियड से, तो रेवा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है हमारी? रेवा के नाम से प्रसिद्ध नदी है हमारी नर्मदा, ठीक है? अभी इसके बारे में और आने वाला है कि इनकी शादी किससे हुई थी, कैसे हुई थी, वो सारी बातें पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जब आपने वैदिक पीरियड पढ़ा, तो वैदिक पीरियड में आपको 2-3 बातें याद रखना है कि लेटर वैदिक पीरियड में मध्य प्रदेश में आर्यंस आए, सेटल हुए, निषाद ट्राइब हुई। निषाद ट्राइब जो हुई है, निषाद ट्राइब ने जो है वो यहाँ पर रिसाइड कर रही थी मध्य प्रदेश में और नॉन आर्यन ट्राइब हुआ करती थी। फिर उसके बाद आप एक शतपथ ब्राह्मण का नाम याद रखेंगे, उससे 3 फैक्ट याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के 2 नाम और नर्मदा का 1 नाम। तो नर्मदा माता का 1 नाम रेवा नाम याद रखेंगे जो शतपथ ब्राह्मण में लिखा है। मध्य प्रदेश के 2 नाम याद रखेंगे। एक नाम है आपका जिसको आप बोलते हैं रेवात्तर और दूसरा जो है उसको बोलते हैं दक्षिणापथ। तो इतनी बात आपको याद रखना है वैदिक पीरियड में, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ से हमारा अगला वंश जिसका नाम है इक्ष्वाकु वंश। नाम है इक्ष्वाकु वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो इक्ष्वाकु वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्ष्वाकु भी है, इसके बाद है आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो है ये मध्य प्रदेश में भी पढ़ेंगे और इसका जो है इसका यूपी वगैरह एरिया में भी, यूपी के क्षेत्रों में भी इन्होंने रूल किया। तो मांधाता, एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, मांधाता वाज द रूलर ऑफ अयोध्या। इक्ष्वाकु वंश कहां से रिलेट करने वाला है? ध्यान दीजिएगा, अयोध्या से रिलेट करेगा ये, है ना? और व्यक्ति का नाम देखिए मांधाता,
ये मध्य प्रदेश में भी आएंगे, है ना। तो चलिए इनको पढ़ते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं इनके। देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम कि मांधाता नाम के एक व्यक्ति है, रूलर है, जो अयोध्या के रूलर रहे, इक्ष्वाकु वंश के हैं, ठीक है। इन मांधाता जी के पुत्र होते हैं पुरुकुत्स। मांधाता जी के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम था पुरुकुत्स, ठीक। ये यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है पुरुकुत्स की, ठीक। पुरुकुत्स जो थे, इनको मांधाता जी ने एक बार भेजा था कि नाग और गंधर्व, है ना, दो अलग अलग डायनेस्टीज थी, नाग डायनेस्टी और गंधर्व डायनेस्टी, ठीक है। तो नाग और गंधर्व के बीच में जब लड़ाई होती है तो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इनको सॉर्ट आउट, इनकी हेल्प करने के लिए मांधाता जी ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को भेजा। और इस बैटल में जो ये बैटल हुआ, इसमें पुरुकुत्स जी ने नागास की हेल्प की थी, मतलब नाग वंश की हेल्प की, और नाग वंश जो है इसमें जीत जाता है। तो यहाँ से पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि मांधाता जी के पुत्र का नाम क्या था। आप यहाँ से कहेंगे कि उनके पुत्र का जो नाम था वो था पुरुकुत्स। पुत्र का नाम क्या था, पुरुकुत्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरी बात कि इन्होंने किसकी मदद की थी, नागास की मदद की थी जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ नाग और गंधर्व के बीच में। ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखें कि नाग और गंधर्व के बीच में जब लड़ाई होती है तो पुरुकुत्स आते हैं और उन्होंने किसकी मदद की थी, तो उन्होंने नाग वंश की मदद की और नाग वंश यहाँ से बैटल जीत गए। अब जब नाग वंश बैटल जीत गए तो नाग वंशी कन्या थी जिसका नाम था रेवा, ठीक है ना। ये नागा रूलर जो थी उनकी डॉटर थी जिनका नाम था रेवा। अब ये रेवा जो थी, इनकी शादी कर दी गई पुरुकुत्स से। पुरुकुत्स के प्रताप को देखते हुए रेवा की शादी जो होती है, रेवा मैरिड टू पुरुकुत्स, है ना। उन्होंने किसकी शादी किससे कर दी, तो रेवा की शादी जो है वो पुरुकुत्स से कर दी, राइट। याद रहेगा इतना, चलिए ठीक है। अब यहां से समझते हैं कि पुरुकुत्स की शादी हो गई रेवा के साथ में। आगे देखेंगे, पुरुकुत्स गेव द नेम नर्मदा। पुरुकुत्स ने नर्मदा नाम दिया था। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेवा तो ओरिजिनल नेम है, रेवा ओरिजिनल नेम है, जिनकी शादी पुरुकुत्स से होती है, लेकिन इनका नाम जो नर्मदा रखा था, नर्मदा किसने रखा था, तो याद रखना पुरुकुत्स ने, उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने नाम रखा था नर्मदा, ठीक है। तो ये है नर्मदा माता की स्टोरी। मांधाता जी पुरुकुत्स की वाइफ होती है रेवा, रेवा का नाम चेंज कर नर्मदा कर दिया गया। बढ़े आगे, चलिए अब आती है बात एक और यहाँ पर थोड़ा सा, है ना। हम पढ़ रहे हैं अनादर रूलर ऑफ द डायनेस्टी मुचुकुंद के बारे में। किनके बारे में, मुचुकुंद के बारे में। ये मुचुकुंद जो होते हैं ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं, ठीक। चलिए इनके बारे में भी बात करते हैं। मुचुकुंद जो है, ठीक है। मुचुकुंद के बारे में याद रखना कि इन्होंने एक सिटी स्टैब्लिश की है जिसका नाम आज की डेट में आप ओंकारेश्वर बोलते हैं, है ना। तो आज की डेट का जो ओंकारेश्वर है ये स्टैब्लिश किसने किया है, तो याद रखिएगा यहाँ से एक रूलर होते हैं जो कौन सी डायनेस्टी के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश के रूलर जो थे उन्होंने अपने पूर्वज मांधाता जी के नाम पर एक सिटी स्टैब्लिश की, है ना। पहले इसका नाम मांधाता हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में आप उसको ओंकारेश्वर कहते हैं। तो हो गई बात, समझिएगा यहाँ से। मांधाता जी इक्ष्वाकु वंश के बहुत फेमस रूलर रहे हैं। मांधाता जी जो है उनके बारे में आपको याद रखना ही रखना है, ये जो है इस वंश की बहुत फेमस रूलर रहे हैं, ठीक। तो इन्होंने इनके ही वंशज जो नीचे आए जिनका नाम क्या होता है, मुचुकुंद। ये नाम यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मुचुकुंद ने कौन सी नगरी की स्थापना की थी, तो मांधाता नगरी की स्थापना की थी, है ना। अपने पूर्वज के नाम पर मांधाता नगरी को एस्टेब्लिश करने वाले व्यक्ति कौन थे, मुचुकुंद थे, ठीक है। यहां तक बात, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किंग मानव, एक और व्यक्ति का नाम यहां से आ रहा है, मानव, ठीक है। ये मानव जो है was the ruler of the dynasty, is this dynasty, and his son was the दंडक, है ना। नाम याद रखना मानव जो है वो ऐसे याद रख सकते हैं आपकी, मानव जो है वो ऐसे क्रियाकलाप करता है कि कई बार उसको दंड देना पड़ जाता है, ठीक है। तो मानव जो रूलर है, मानव इक्ष्वाकु वंश के रूलर हैं और इनके पुत्र जो है जिनका नाम दंडक है, इन दंडक के नाम पर मध्य प्रदेश का एक जंगल, फॉरेस्ट, जो बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था, उसका नाम दंडकारण्य रखा है ना। अरण्य तो आप जानते ही हैं, है ना। ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका जंगल, ठीक। तो जंगल ऐड कर दिया, वन ऐड कर दिया और नाम क्या था, दंडक था। तो हमने अपने यहाँ के एक जंगल का जो नाम है, या पहले ही हमने नहीं रखा, पहले ही रख दिया गया था दंडकारण्य। क्या नाम रखा गया था, दंडकारण्य। किनके नाम पर जाना जा रहा था, तो ये जाना जा रहा था जो दंडक हैं, जो कि पुत्र हुआ करते थे मानव के। मानव भी रूलर हैं, दंडक भी रूलर हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे यहाँ से, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू वायु पुराण,
है ना, वायु पुराण की बात करते हैं, वायु पुराण के अनुसार अगर देखें तो वैवस्वत, है ना, ये नाम क्या लिखा हुआ है ये समझिएगा, ये वैवस्वत लिखा है, वैवस्वत। ठीक, वायु पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि वैवस्वत जो है वो लास्ट मनु रहे हैं और इनके जो बेटे हुए हैं उनका नाम था कारुष। ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या था, कारुष था। ये कारुष जो है, ये कारुष जो है इन्होंने रूल किया है कारुष देश पर। ठीक है, कारुष देश पर रूल किया, जो कि आज की डेट में बघेलखंड क्षेत्र में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको कि एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है कारुष, इन्होंने रूल किया है कारुष देश पर, और जो आज की डेट में कहां आता है, आज की डेट में ये बघेलखंड क्षेत्र में आता है, याद रह जाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात है ना। कारुष देश कौन से एरिया में आता है, तो बघेलखंड रीजन में आता है। किसके नाम पर नाम रखा गया, तो कारुष के नाम पे रखा गया। किसके पुत्र थे ये, तो हमारे वायु पुराण के अनुसार जो आखिरी मनु हुए, माइथोलॉजी में आप मनु हुए हैं कई सारे, इनके बारे में जानते होंगे, तो जो आखिरी मनु है उन आखिरी मनु वैवस्वत के पुत्र थे कारुष, और उन्होंने मध्य प्रदेश में रूल किया था। ठीक है, यहां तक बात। चलिए, आपको ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको वन लाइनर के फॉर्म में याद रखना रहते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी बेसिक कोशिश की है कि इनकी स्टोरी बन जाए, एक लाइनअप बन जाए पूरा। तो ऐसे याद करिए, जब आप पढ़ते हैं तो आप दिमाग में रखिए कि आप इक्ष्वाकु वंश को पढ़ रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा देखिए, इक्ष्वाकु वंश जो है, इसमें पहला पॉइंट आपको मांधाता जी का याद रखना है। मांधाता जी के बाद इनके पुत्र पुरुगुत्स के नाम याद रखना है। पुरुगुत्स के बारे में नागा और गंधर्व की लड़ाई याद रखना है। फिर नाग जीत गए तो वहां पर उनकी कन्या से विवाह होता है, तो रेवा का नाम याद रखना है। रेवा का नाम याद हो गया तो फिर उनके बाद जो उनके और पुत्र नीचे जो आप चलते आएंगे तो आपको और उनके जो सक्सेसर में नीचे एक व्यक्ति आएंगे, उनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरी लिस्ट आ जाती है। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। तो ये सारा कि एक मुचुकुंद है, एक कारुष है, एक दंडक है, मानव है, इस तरीके से याद रखेंगे तो ये आपको जल्दी याद हो जाएंगी चीजें। ठीक, आगे बढ़े यहां से। चलिए, मैंने कहा था इक्ष्वाकु के बाद एक और वंश आता है जो आपको इक्वली इंपॉर्टेंट है और याद रखना है, उसका नाम है हैहय वंश। कौन सा वंश है, हैहय वंश। ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हैहय डायनेस्टी। इसको आप क्या कहेंगे कि ये कौन सी डायनेस्टी है, हैहय डायनेस्टी। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, हैहय के बारे में। यहां पर देखिए एक व्यक्ति का नाम आता है, पहले तो ये देखिए, ये यदुवंशी है ना, ये यदुवंशी है। ठीक, हैहय शासक महिष्मत, या तो महिष्मत याद रखें या महियतम, दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हैं, महिष्मत या महियतम। इन्होंने महिष्मत या महियतम में हैहय वंश की स्थापना की होगी, ऐसा मानते हैं। ठीक, और इन्होंने महिष्मति बसाया है। क्या बसाया इन्होंने, महिष्मति। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि महिष्मत जो है इन्होंने क्या स्टैब्लिश किया है, तो आज की डेट में जो आप महिष्मति तो नहीं बोलते हो, आप उसको बोलते हो महेश्वर। क्या कहते हो, महेश्वर। आज की डेट का जो महेश्वर है उसको स्टैब्लिश करने वाले अगर कोई व्यक्ति रहे हैं तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था महिष्मत। ठीक है, महिष्मत नाम के व्यक्ति ने इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, पहला पॉइंट हुआ महिष्मत। यदुवंशी मतलब समझ गए, यदुवंशी मतलब जो यादव वंश के साथ में रहे, भगवान कृष्ण की लाइन जो चलेगी उसमें, है ना। चलिए, फिर उसके बाद आता है अवंती। अवंती एक इंपॉर्टेंट बात, आज भी आप ये बात जानते हैं कि उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता है। अब ये समझते हैं कि अवंती कहां से, कैसे, क्या, ये सब है ना। तो अवंती वॉज द ओल्ड नेम ऑफ उज्जैन। नेम इज बेस्ड ऑन द किंग अवंती। अवंती नाम के किंग रहे हैं जो हैहय डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। समझ गए अब ये बात, है ना। एक किंग रहे हैं जिनका नाम ही क्या था, हैहय। वो कौन सी डायनेस्टी, सॉरी, उनका नाम क्या था, अवंती। वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो हैहय डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और इनके नाम पर ही उज्जैन का नाम अवंती रखा गया था। ठीक है, चलिए, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ से। तो फिर से आपके पास दो चीजें आ जाती है यहाँ पर। एक आपको महिष्मति का नाम याद रखना है, एक आपको महिष्मति का नाम याद रखना है, और दूसरा नाम आपको यहाँ पर याद रखना है उज्जैन का पुराना नाम अवंती। अवंती नाम के रूलर जो कि हैहय वंश से बिलोंग करते थे, उनके नाम पर रखा गया था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास इसके बाद जो चीज आती है वो है एपिक एज। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एपिक एज। एपिक एज का मतलब होता है कि ठीक है, एपिक एज मतलब वो वाला टाइम पीरियड जिसमें महाकाव्य लिखे गए या महाकाव्यों का काल। महाकाव्य जैसे भारत में अगर देखें आप तो दो बड़े महाकाव्य हैं। सबसे बड़े दो महाकाव्यों की जब बात की जाती है, दो एपिक्स की बात की जाती है, तो आपके पास एक रामायण आती है और दूसरी महाभारत आती है ना। पहले रामायण हुई फिर महाभारत। बड़े महाकाव्य की बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कौन सा सबसे बड़ा महाकाव्य है तो महाभारत के बारे में बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है वहां पर श्लोक ज्यादा लिखे हुए हैं। श्लोकास वगैरह जो हाइमन वगैरह जो है मंत्र वगैरह वो बहुत ज्यादा लिखे हैं। तो आप पहला याद रखेंगे कि सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाता है तो आंसर होगा महाभारत। लेकिन पूछा जाता है पहला महाकाव्य कौन सा था तो रामायण होगा। इसीलिए इसको आदि काव्य भी कहा जाता है। याद रखना, हिंदी का एक टर्म है, आज हमारे एमपी में हिंदी के वर्ड्स ज्यादा चल रहे हैं ना, मतलब हम हिंदी में वो कर रहे हैं, इनका मीनिंग निकाल रहे हैं। जैसे अभी अपन ने अरण्यक लिखा था जंगल के लिए, अब हम बात कर रहे हैं कि आदि। आदि मतलब होता है स्टार्टिंग, सबसे पुराना, सबसे पहला। ये हिंदी का वो आदि नहीं है जो इंग्लिश में आप एक्सेट्रा बोलते हैं। आदि का मतलब होता है सबसे पहला। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले एक मूवी भी आई है जिसका नाम दिया गया था आदि पुरुष, है ना। थोड़े कंट्रोवर्सी में रही वो बात अलग है, लेकिन उसका नाम आदि पुरुष दिया ही इसलिए गया था कि विश्व का पहला पुरुष अगर किसी को सही माना गया है ना। ऐसा पहला पुरुष वाली बात तो नहीं है क्योंकि उनके पिताजी वगैरह भी रहे हैं, पर हाँ आदि पुरुष है ना, जो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम जो है उनको आदि पुरुष बोला गया। आदि मतलब पहला। ठीक, चलिए ज्यादा उसमें ना जाते हुए हम बात करते हैं हम एपिक एज में रामायण, देन हम बात करेंगे महाभारत की। ठीक, रामायण की बात करते हैं। तो रामायण की जब बात करेंगे तो देखिए राम भगवान की ही बात आएगी। तो हम बात कर रहे हैं कि राम जी जो है, राम भगवान जो है, उन्होंने अपना बहुत समय, है ना, बहुत समय जो है वो महाकांतार और दंडकारण्य के जंगलों में बिताया था। पहला पॉइंट आपको बोलता है कि इनके वनवास जो हुआ था इनको, है ना, उस वनवास के समय में इन्होंने अपना जो टाइम पीरियड है, अपना जो कालखंड है वो कहाँ गुजारा, कई कई समय तक ये कहाँ पर रहे, जंगलों में रहे। तो वो जंगल कौन से थे? वो थे महाकांतार और दंडकारण्य के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के हैं, है ना। चलिए अगला देखें। देखो, राम जी स्टार्टेड देयर जर्नी, है ना, उन्होंने अपनी वाइफ और अपने छोटे भाई के साथ में जो जर्नी स्टार्ट की थी वो अयोध्या से की। अब अयोध्या के बाद वो चित्रकूट पहुंचे, है ना। मैंने अभी आपको बोला था कि ये निकलेंगे, अयोध्या से निकलेंगे तो साउथवर्ड मूवमेंट होगा इनका। तो अयोध्या से निकले और चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में स्फटिक शिला एक जगह है। स्फटिक शिला जो है ना, जिस पर इन्होंने पैर लगाया था और वो अपने श्राप से मुक्त हो गई थी देवी। सती अनुसुईया आश्रम, जहां पर ये जाते हैं भगवान राम अपने गुरु के साथ में, जो आज की डेट में कहां पड़ता है तो सतना के मैहर में। मैहर कहाँ है? सतना में। तो मैहर में पड़ता है सती अनुसुईया आश्रम, वहां पर भी आए। फिर कटनी, रामघाट मतलब जबलपुर वाला क्षेत्र होते हुए, अमरकंटक से होते हुए ये नीचे की तरफ चले गए। ठीक है, तो किन जंगलों से होकर गुजरे थे वो बात करें तो जंगल की बात करते हैं तो जंगल का नाम है महाकांतार और दंडकारण्य। महाकांतार और दंडकारण्य। ठीक, और हम बात करें कि इनका रीजन क्या रहा, इनका पाथ क्या रहा, तो पाथ ये रहा कि वो चित्रकूट आए, सती अनुसुईया आश्रम आए, फिर उसके बाद ये कटनी, रामघाट, जबलपुर होते हुए अमरकंटक से बाहर हो जाते हैं, मतलब यहाँ से आगे चले आते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इनके भाई, भगवान राम के भाई शत्रुघ्न, सबसे छोटे भाई जिनको हम बोलते हैं चार भाइयों में शत्रुघ्न। शत्रुघ्न के पुत्र का नाम था शत्रुघाती। शत्रुघ्न के पुत्र का नाम क्या था? शत्रुघाती। याद रखना, शत्रुघाती जो है उन्होंने दशार्ण पर रूल किया है। दशार्ण आपको मैं ये ऑलरेडी बात बता चुका हूं कि दशार्ण जो है वो किसी का पुराना नाम है। वो किसका पुराना नाम है? तो वो है विदिशा का पुराना नाम। यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे कि विदिशा का पुराना नाम जो है वो दशार्ण है। किसने रूल किया था? शत्रुघाती ने रूल किया था। शत्रुघाती कौन थे? तो शत्रुघ्न के पुत्र थे। समझ गए? शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती जो आए उन्होंने रूल किया हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा वाले क्षेत्र दशार्ण पर। ठीक है, और इनकी इस समय जो कैपिटल थी वो थी कुशावती। कैपिटल का नाम क्या था? कुशावती। तो इन्होंने कुशावती को अपना कैपिटल बनाया हुआ था। राइट, यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब और इसके बाद बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, पन्ना वाले क्षेत्र की बात की जा रही है। माइथोलॉजी के अनुसार जो पन्ना है,
पन्ना को किसने इस्टेब्लिश किया था? अगर आपसे कोई पूछे कि पन्ना को किसने इस्टेब्लिश किया था, तो इस्टेब्लिश्ड बाय दी कुश। किसने इस्टेब्लिश किया था? तो भगवान राम के पुत्र कुश ने इस्टेब्लिश किया था पन्ना को, ऐसा माना जाता है। राइट, समझ गए यहां तक बात? चलिए इसके बाद आगे बढ़े। ठीक, अब हम बात करेंगे रामायण की और कुछ चीजों की, जैसे हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ रहा है भरत मिलाप पैलेस। ठीक है, तो याद रखिएगा भरत मिलाप पैलेस जो है, सॉरी भरत मिलाप प्लेस जो है, जहां पर भरत राम भगवान से मिलने आए थे, तो भरत जी जहां राम भगवान से मिले हैं वो भरत मिलाप प्लेस एंड टेम्पल। थोड़ा सा यहां पर ये एंड है, इन नहीं, है ना। भरत मिलाप प्लेस एंड जो टेम्पल है वो चित्रकूट में है। याद रखेंगे भरत मिलाप प्लेस एंड टेम्पल जो है दोनों की दोनों चित्रकूट में आपको देखने को मिलेंगे, जहां भगवान राम अपने छोटे भाई भरत से मिले थे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें हनुमान धारा, सीता कुंड और रामघाट, है ना। हनुमान धारा, सीता कुंड और रामघाट ये भी आपको चित्रकूट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप चित्रकूट जाएंगे, है ना, ये यूपी और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है, जहां पर यूपी वाले बोलते हैं कि हमारा है, मतलब अपने अंडर में मानते हैं कि यूपी में आता है चित्रकूट, और मध्य प्रदेश वाले बोलते हैं सतना में आता है। ठीक है, दोनों जगह पे पड़ता है, बाउंड्री पर ही है। ठीक, चलिए इतनी बातें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मां शबरी गिव दी बेरी टू लॉर्ड रामा। ये बात तो आप सब जानते हैं कि शबरी देवी शबरी ने क्या किया था, भगवान राम को अपने झूठे बेर दिए थे। वहीं पर हम बात करें देवी शबरी की, तो देवी शबरी जो है वो ट्राइबल देवी थी, ट्राइबल लेडी थी, और ये कोल ट्राइब से बिलोंग करती थी। जब हम मध्य प्रदेश की ट्राइब्स पढ़ते हैं, तो वहां पर फिर से एक नाम आता है, बहुत फेमस नाम, जो नाम है हमारी कोल ट्राइब का। कौन सी ट्राइब है वो? कोल जनजाति। अभी कोल जनजाति जो है इससे बिलोंग करती थी शबरी देवी, और जो कोल जनजाति के लोग हैं वो शबरी देवी को आज भी पूजते हैं, आज भी इनकी पूजा की जाती है कि देवी शबरी जो है इनकी पूर्वज है, या ये सभी लोग जो वंशज हैं वो माँ शबरी के हैं, ऐसा मान्यता है आज की डेट में भी, है ना। ठीक, चलिए वहीं पर हम बात करें नेक्स्ट वाल्मीकि जी आश्रम की। किसकी बात कर रहे हैं? वाल्मीकि जी आश्रम की। तो वाल्मीकि जी आश्रम जो है वो तमसा रिवर के किनारे पर है, और जहां पर लव और कुश का जन्म हुआ था। आपको याद हो तो मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जो आपके लव कुश हैं, लव कुश जो है, चलिए ये बात मैंने आपको नहीं बताई लव कुश वाली। लव कुश का जो जन्म हुआ, ये बात तो आप समझ ही गए कि लव कुश का जो जन्म हुआ वो कौन सी नदी के किनारे हुआ, तो वो तमसा नदी के किनारे हुआ। कैसे? क्योंकि वहां पर ही किनका आश्रम था? वाल्मीकि जी का आश्रम था। इतना क्लियर? वाल्मीकि जी का आश्रम जो है वो कौन सी नदी के किनारे, अगर आपसे कोई पूछे तो आप याद रखना तमसा नदी के किनारे है। तमसा रिवर वही रिवर है जो आपने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में रिवर पढ़ी थी। तमसा मतलब आपका टोन्स रिवर, आज की डेट में इसको आप टोन्स भी कहते हैं, याद है आपको। और यहाँ पर ही लव और कुश का जन्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि लव एंड कुश वर बॉर्न हियर। इन आश्रम में जन्म हुआ था, तो ये रिवर के किनारे भी याद रख लीजिए। ठीक है, माता सीता को जब आपके अयोध्या से, है ना, वापस इस बात पे कि जनता वहां पर उनपे जो है वो शक कर रही थी, इस बेसिस पे उनको जब अयोध्या से बाहर किया जाता है ना। माता सीता ने जब अयोध्या छोड़ा तो उनको जंगलों में मिले वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी बहुत बड़े ऋषि मुनि रहे उस समय के। उन्होंने कहा, देवी सीता से आग्रह किया कि देवी आप मेरे आश्रम में पनाह ले लीजिए, क्योंकि वो उस समय गर्भवती थी। ठीक है, और फिर देवी सीता जब वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही थी तो वहां पर लव और कुश का जन्म होता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है महाभारत की। है ना। तो महाभारत के बारे में पढ़ते हैं। महाभारत हमारे देश का, है ना, हमारे पास अवेलेबल सबसे बड़ा एपिक अगर हमसे कोई पूछे तो हम बताएंगे कि वो महाभारत है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। इसमें हम बात करेंगे कि महाभारत की जो, अब क्योंकि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है, और महाभारत इट मींस कि वो युद्ध आपको एक याद आ रहा है बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। एक युद्ध है जो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ, और महाभारत का जब भी नाम जिक्र करते हैं तो वो युद्ध हमारे जहन में आता है। हम बात कर रहे हैं उसी युद्ध के बारे में, और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब कौरव और पांडव लड़ रहे थे तो उसमें मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र या मध्य प्रदेश के जो लोग थे, या मध्य प्रदेश की जो
रूलर्स थे, है ना, उन रूलर्स ने भी क्या किया था, उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, यहां तक बात। तो हम उनकी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे स्मॉल रूलर्स जिन्होंने क्या किया है, महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट किया है, उनकी यहां पर बात की जाएगी। ठीक है, पढ़े हैं अपन यहां पर, है ना। ठीक, एक सेकंड, है ना। चलिए, तो देखो, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी, कि हमारा जो पांडव साइड और कौरव साइड, इंपॉर्टेंट ये है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, टेस्ट सीरीज में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, कई जगह आपको इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं, यहाँ पर आप लेंगे, आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो ये पांडव और कौरव की जो दो साइड थी, उसमें मध्य प्रदेश की साइड से कौन कौन लड़ रहा था, किस तरीके से लड़ रहा था, ये बात यहाँ पर समझ में आने वाली है। इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको ट्रिक से बताता हूँ। पहले तो ये देख लो कि हम अगर पांडवों की बात करते हैं तो पांडव में देखिए वत्स, चेदी, कारुष, काशी, दशाण और मत्स्य, ये नाम आ रहे हैं कुछ, है ना। ये आपको सारे नाम याद रखना है ना, सारे नाम आपको याद रखना है। अब आप कैसे याद रखोगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दूंगा अभी कि कैसे याद रख सकते हैं, उससे थोड़ी सी हिस्ट्री की और जानकारी हो जाएगी। वत्स, चेदी, कारुष, काशी, दशाण और मत्स्य, ये वंश, ये रूलर जो थे वो पांडवों की साथ गए, पांडवों का सपोर्ट किया उन्होंने। वहीं पर जब बात करते हैं हम लोग महिष्मती की, अवंती की, निषाद की, भोज की और विदर्भ की, तो ये वाले जो लोग हैं वो सभी कौरवों की साइड गए। समझ गए बात। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, मैं आपको समझा देता हूं कि आप याद कैसे रखेंगे। ठीक है ना। देखिए, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास मध्य प्रदेश है। ठीक, अभी एक रफ मध्य प्रदेश का मैप बनाकर आपको कुछ बता देता हूं। देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश देखेंगे तो मध्य प्रदेश में ये वाला एरिया जो राजस्थान के आसपास वाला है ना, यहां पर आपको मत्स्य देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे? मत्स्य। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मत्स्य के बाद आप देखेंगे कि यहां पर आपको वत्स देखने को मिलेगा। वत्स, ग्वालियर वाला और यूपी वाला जो क्षेत्र है ये वत्स का क्षेत्र रहा। खजुराहो वाला क्षेत्र जब देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा चेदी का। कैसा दिखाई देगा? चेदी, है ना। इस क्षेत्र को आप चेदी कहते हैं। इसके पास में अगर आप देखेंगे तो आपने बघेलखंड वाला, बुंदेलखंड वाला रीजन बोला कारुष। आपने क्या बोला? बुंदेलखंड वाला रीजन बोला कारुष। उसके ऊपर आपने बोला कि भाई साहब काशी भी ले लो, है ना। तो यूपी के क्षेत्र में काशी भी आपके पास आ गया, यूपी के क्षेत्र में काशी भी आपके पास आ गया। और आप कह रहे हैं कि काशी के अलावा आप दशाण भी लीजिए, तो ये लीजिए, यहाँ पर विदिशा का जो नाम है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि दशाण जो है वो विदिशा का नाम है, तो ये हो गया। तो आप इसको अब ऐसा क्यों बताया, समझिए, याद रखने का तरीका है कि ये पूरी लाइन से जो आ रहे हैं, ये लाइन से ये, है ना, और थोड़ा सा आप इसमें मत से भी ऐड कर लें, तो ये पूरी लाइन जो है या ये पूरी पट्टी जो है मध्य प्रदेश की, ये मध्य प्रदेश के जो रूलर्स रहे हैं, इन्होंने पांडवों को मदद की थी या पांडवों की साइड से युद्ध में लड़ाई की थी, पांडव की तरफ से। ठीक है, ये बात देखिए, मैं यहां से बता देता हूं। वत्स जो आपका ग्वालियर और यूपी वाला क्षेत्र, चेदी खजुराहो के पास का क्षेत्र, कारुष जो बुंदेलखंड हमने बताया, काशी जो वाराणसी वाला आज की डेट में भी है, दशाण मतलब विदिशा, और ये मत्स्य मतलब आपके राजस्थान के पास का जो क्षेत्र है, ये सारे की सारे क्षेत्र जो हैं, ये सभी क्षेत्र जो हैं, ये पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, ये पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। क्लियर है बात? चलिए, अब अगर ये क्लियर है तो हम ये भी बता देते हैं कि अब मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे क्षेत्र थे, मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो लड़ाई में या इस युद्ध में जो है वो किसकी तरफ आए, जो पांडवों की साइड से लड़े, सॉरी कौरवों की साइड से लड़े। तो जब कौरव की साइड से लड़ने की बात आती तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको मिलता है अवंती। क्या मिलेगा? अवंती। एक हो गया अवंती। यहां अवंती के बाद आप जब देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा महिष्मत, है ना, महिष्मती साम्राज्य। ठीक, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा विदर्भ। क्या मिलेगा? विदर्भ वाला क्षेत्र हो गया, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलने वाले हैं भोज, और मिलेंगे भोज मिलेंगे।
और इन सभी के साथ में एक ट्राइब जिसका नाम निषाद ट्राइब है ना, निषाद ट्राइब। आपने जो जिसको रामायण में भी बताया कि निषाद ट्राइब है, जिसको आपने वैदिक पीरियड में भी बताया कि निषाद ट्राइब है, जो कि नॉन आर्यन है। ये सभी जो है वो लोग, ये सभी लोग जो हैं वो कौरवों की मदद करते हैं, युद्ध में कौरवों की साइड से लड़ रहे थे। तो ये वाली पूरी जो आपकी स्ट्रिप या पट्टी जो बन रही है यहाँ पर, ये है ना एक लाइन से जो ये वाला क्षेत्र बन रहा है, इसको आप याद रखेंगे कि ये किनकी साइड थे, ये कौरवों की साइड थे, है ना। ये किनकी साइड थे, ये कौरवों की साइड थे, ठीक। और ये वाली जो पट्टी है पूरी, ये वाली किनकी साइड थी, तो ये थी पांडवों की साइड। ये किसकी साइड है, पांडवों की साइड। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, है ना। यहाँ पर आपने वत्स, चेदी और आपने कारुष, काशी, आपने नीचे बताया कि यहाँ पे विदर्भ और इधर थोड़ा सा मत्स्य यहाँ वाला क्षेत्र, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बढ़े आगे, ठीक। ये देखिए विदर्भ, महिष्मती, अवंती, भोज, निषाद, ये सब किससे लड़ रहे थे, किसकी साइड से लड़ रहे थे, तो कौरवों की साइड से लड़ रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है फेमस प्लेस ड्यूरिंग महाभारत वाज विराट नगरी या विराटपुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसा पूछा गया था। इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं पूछा था कि महाभारत वगैरह वगैरह कुछ, उन्होंने बोला था बस ये बताओ कि विराटपुरी का नया नाम क्या है, आज की डेट में विराटपुरी जो है वो कहाँ है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बताएंगे कि जो विराटपुरी वाला क्षेत्र है वो आज की डेट सुहागपुर रीजन या शहडोल में मिलता है। तो देखो लिखा है फेमस प्लेस ड्यूरिंग महाभारत वाज विराटपुरी और विराट नगरी was Pandavas where Pandavas spent their 1 year अज्ञातवास। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पता है क्या है कि इस वाले क्षेत्रों में पांडवों ने अपने 1 साल के अज्ञातवास को गुजारा था। ठीक है, ये बात भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि जब पांडवों का 1 साल अज्ञातवास का था तो उन्होंने कहाँ पर स्पेंड किया था, तो याद रखिएगा वो उन्होंने स्पेंड किया था कहाँ पर, वो स्पेंड किया था उन्होंने इस विराट नगरी या विराटपुरी वाले क्षेत्र में। विराटपुरी भी मानते हैं, ज्यादा नाम विराटपुरी के नाम से चलता है। विराटपुरी वाले क्षेत्र में जो आज की डेट में कहां पर पड़ता है, तो आज की डेट में ये है शहडोल में। आज की डेट में ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये शहडोल में देखने को मिलेगा। ठीक है, सुहागपुर रीजन ऑफ शहडोल। बढ़े आगे, चलिए ये क्या हुआ, थोड़ा गड़बड़, ठीक है कोई बात नहीं। प्लेसेस विद ओल्ड नेम एंड दी न्यू नेम। यहाँ पर आपके पास कुछ प्लेसेस हैं, ये नाम याद रखना है आपको। जैसे अगर आपसे पूछना है कि व्हाट इज नलपुर, है ना, नलपुर का नया नाम बताइए, तो आप यहाँ से बताना कि नलपुर का जो नया नाम है वो नलपुर का अब नया नाम शिवपुरी है। क्या बताएंगे, नलपुर का नया नाम शिवपुरी। आपसे कोई पूछता है चेदी का नया नाम बताइए, आप बताएंगे खजुराहो। आपसे कोई पूछता है दशार्ण का नया नाम बताएंगे, आप बताना विदिशा। दशार्ण का नया नाम आप क्या बताएंगे, विदिशा। आपसे कोई पूछता है भेलसा का नया नाम बताइए, आप बताएंगे विदिशा। अगर आपसे कोई पूछता है बेसनगर का नया नाम बताइए, आप बताएंगे विदिशा। याद रखो यहाँ से विदिशा के 3 नए नाम मिल गए आपको, बेसनगर, भेलसा और दशार्ण। दशार्ण, भेलसा और बेसनगर, ये तीनों के तीनों जो नाम है, ये तीनों नाम जो है ये विदिशा के हैं। ठीक है यहाँ तक, चलिए फिर हम बात करते हैं कारुष देश की। कारुष देश बघेलखंड वाले क्षेत्र को बोल रहे। अच्छा एक सेकेंड, मैंने आपको बुंदेलखंड बोल दिया क्या, 1 सेकेंड। बघेलखंड है ना, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, सॉरी। आप इसको याद रखना, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र नहीं, बघेलखंड वाला क्षेत्र। कारुष, ये कारुष यहां नहीं आएगा, ये कारुष जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ, है ना, इधर से ये वाला कारुष, इसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, चलिए है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अनूप। अनूप भी किसका पुराना नाम है, याद रखना, अनूप भी पूछा हुआ है। अनूप के नाम से निमाड़ को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद उज्जैन के आपको 3 नाम मिलेंगे यहाँ पर। उज्जैन के कितने नाम मिल रहे हैं, 3 नाम मिलेंगे। एक बोला जाता है इसको कुश स्थली, उज्जैन को बोला जाता है कुश स्थली। ठीक, इसी को बोला जाता है कुमुदवती। उज्जैन को ही क्या कहा जाता है, कुमुदवती। अवंती ववंती तो छोटा नाम है, अब आपको अवंत मतलब छोटे से मतलब कि बहुत फेमस नाम है, तो वो नहीं पूछा जाता है, अजीब व गरीब नाम पूछे जाते हैं। तो कुशवती या कुशस्थली अगर किसको बोला जाता है तो उज्जैन को बोला जाता है। कुमुदवती किसको कहा जाता है, उज्जैन को कहा जाता है। अच्युत गामिनी किसको कहा जाता है, तो ये भी उज्जैन को कहा जाता है। अच्युत गामिनी भी किसका नाम है, उज्जैन का नाम है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वत्स की। अभी मैंने बताया कि वत्स ग्वालियर वाले क्षेत्र को बोला जाता है। किसको बोलते हैं, ग्वालियर वाले क्षेत्र को। और वहीं हम बात करें अगर
ये क्या हुआ? ठीक। और हम बात करें गोपगिरी, है ना, गोपगिरी की अगर बात करते हैं तो गोपगिरी भी किसके नाम पर रखा गया है, या गोपगिरी के नाम पर कौन सा शहर है आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वो ग्वालियर है, जिसको आप अब ग्वालियर बोलते हैं। ठीक है, तो ग्वालियर को आप गोपगिरी, आप वत्स के नाम से, है ना, ये याद रख सकते हैं। तो ग्वालियर के लिए एक चीज और याद रख लेना, जैसे ग्वालियर है ना, क्या है, क्षेत्र का नाम है आपकी ग्वालियर। ग्वालियर जो है, ग्वालियर का नाम ग्वालियर कैसे पड़ा, तो याद रखना, या तो आप इसको बोलेंगे या तो आप इसको कहेंगे कि ये गोपगिरी की वजह से पड़ा। किसकी वजह से? गोप पर्वत, गोप पर्वत पहला। ठीक। या फिर आप यहां पर याद रखें, है ना, इसी को गोप पर्वत के नाम पर बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है गालव ऋषि के नाम पर, गालव ऋषि, है ना। दोनों में से जो नाम, दोनों तो एक साथ नहीं देगा, या तो गोप पर्वत से ग्वालियर बोलेगा या फिर वो गालव ऋषि का नाम देगा। तो जो नाम आ जाए वहां से आप उसको क्लिक कर देना। ग्वालियर का जो नाम है वो ऐसे पड़ा था, ग्वालियर का नाम, ग्वालियर का नाम जो है वो ऐसे ग्वालियर पड़ा था कि, ठीक है बात। चलिए बढ़े आगे, ग्वालियर का नाम गोप पर्वत या गालव ऋषि के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारे पास महाजनपदास। महाजनपदास बात कर रहे हैं हम महाजनपद पीरियड की। अगर हम बात करें टोटल इंडिया में, तो महाजनपद भारत में हुए टोटल 16 छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनाया जाता था। पूरे भारत में 16 महाजनपद हुए, और उन 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद एक ऐसे थे जिनकी राजधानी मध्य प्रदेश में थी, और टोटल 3 महाजनपद का क्षेत्र मध्य प्रदेश में लग रहा था। पर आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद हैं, तब आप वहां पर जो आंसर करेंगे वो आंसर करेंगे 2, है ना। मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद है, तो आप वहां पर आंसर करेंगे कि मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे। ठीक है, उन 2 महाजनपद की बात करें तो आप उनका नाम भी जानते हैं। एक है अवंती, एक महाजनपद कौन सा है, अवंती का है, और अवंती है, और दूसरा जो है वो है चेदी। ठीक, तो ये 2 आपके महाजनपद हुए, अवंती और चेदी। इन अवंती और चेदी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। 16 में से 2 महाजनपद अवंती और चेदी हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। महाजनपदास की बात जब कर रहे हैं तो महाजनपदास भारत के लिए, मध्य प्रदेश में, भारत में कितने महाजनपद, तो 16 महाजनपद। भारत में कितने महाजनपद, 16 महाजनपद। 16 में से मध्य प्रदेश में कितने, तो आपने यहाँ से बोला कि इन 16 में से मध्य प्रदेश में जो है वो 2 महाजनपद होंगे। ठीक है, वो महाजनपद कौन कौन से होंगे, यहाँ देख लेते हैं। एक अवंती होगा और दूसरा होगा चेदी। ये थोड़ा सा मिसमैच हुआ है ना, इसको देखते हैं। देखो इसको थोड़ा ऐसा मैं बॉक्स में बना देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। चलो इसको देखो, पहले महाजनपद अवंती को देखिए। अवंती जो है इसके 2 अलग अलग क्षेत्र थे, या अवंती को 2 भागों में बांटा गया था। एक है नॉर्थ अवंती। नॉर्थ अवंती जो है उसको उज्जैन बोला गया। नॉर्थ अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, है ना। नॉर्थ अवंती की राजधानी जो थी वो कौन सी थी, उज्जैनी थी। मतलब ये अवंती का नॉर्थ वाला क्षेत्र जो आपका उज्जैनी राजधानी रख रहा था, उज्जैन वाला क्षेत्र था। और साउथ अवंती जो था उसकी राजधानी जो थी वो महिष्मती थी। उसकी राजधानी क्या थी, महिष्मती। और महिष्मती मतलब इसको साउथ वाला बोला गया। अगर मध्य प्रदेश के मैप में अगर आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। आपका ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको उज्जैन मिल जाएगा और यहाँ पर नीचे आपको निमाड़ वाला क्षेत्र मिलेगा। तो इन दोनों क्षेत्रों के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा कि महिष्मती जो है वो साउथ अवंती था, और उज्जैनी जो है वो नॉर्थ अवंती की कैपिटल थी। इसकी बात आप इसमें याद रखें। सेकंड की बात करें तो सेकंड है चेदी। सेकंड हमारा कौन सा है, चेदी। ठीक है, इसकी कैपिटल शुक्तिमती है, आगे आ जाएगा, यहाँ पर नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो अवंती की 2 राजधानियां, चेदी की 1 राजधानी, और ये 2 आपके जो है महाजनपद मध्य प्रदेश में लोकेटेड थे। सबसे पहली बात करते हैं हम अवंती की। सबसे पहली बात हम किसकी करने वाले हैं, यहाँ पर अवंती की करते हैं। अगर अवंती के बारे में पढ़े तो यहाँ पर आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है वो देखिए जरा। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अवंती जो है इसका मेन जो है वो
हम यहाँ पर बोल रहे हैं दी मेन साइट्स इन अवंती आर, यहाँ पर आपको बताया गया कुरारघर और सुदर्शनपुर, ठीक है, कुरारघर और सुदर्शनपुर, ठीक है। ये दो अवंती के मेन क्षेत्र रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं जब ये अवंती हुआ करता था। और इस अवंती का जो बहुत फेमस रूलर रहा है, जिसके बारे में आप आगे चलकर भी थोड़ा देखेंगे, उसका नाम है चंद्रप्रद्योत। उसका नाम क्या है? चंद्रप्रद्योत। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इस व्यक्ति का नाम याद रख लीजिए, बहुत फेमस रूलर रहा है चंद्रप्रद्योत। इसको मैं आपको जब हमारे यहाँ के जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चंद्रप्रद्योत है ना, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध के साथ में, और जो अपना एक रूलर बिंबिसार आने वाला है उसके साथ में रहा है, कंटेम्पररी है चंद्रप्रद्योत। क्लियर? तो ये किसका वो रहा है? तो याद रखना ये अवंती का रूलर रहा है, अवंती वाले क्षेत्र का रूलर था चंद्रप्रद्योत, ठीक। He was contemporary to हर्यंका रूलर बिंबिसार। देखो ये जो चंद्रप्रद्योत की बात चल रही है, चंद्रप्रद्योत was the ruler contemporary to the another ruler, और वो डायनेस्टी थी हर्यंका डायनेस्टी, उसके कंटेम्पररी रहा। बढ़े आगे, हेहई है ना, हेहई was the earliest ruler of the अवंती according to पुराणास। जिन हेहई वंश को आप पढ़ के निकले हैं, जिन हेहई वंश को आप पढ़ के निकले हैं, पुराण के अनुसार उस हेहई वंश जो है उसके रूलर जो है उन्होंने अवंती पर रूल किया था। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, हेहई was the earliest ruler of the अवंती according to पुराण। मतलब अवंती वाले क्षेत्र पे पुराणों के अनुसार पहले हेहई वंश का शासन था। आगे देखते हैं चेदी के बारे में। चेदी के बारे में देखते हैं, चेदी महाजनपद जो है, चेदी महाजनपद कौन सा वाला क्षेत्र था ये समझते हैं। अच्छा, अवंती तो आप समझ ही गए है ना, अवंती आप मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को अवंती कह देते हैं, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में, जहां पर एक राजधानी आपकी अवंती की पड़ती है, कहां पर? उज्जैनी में, उज्जैन वाले क्षेत्र में, और दूसरी राजधानी जो उसकी है वो पड़ती है आपकी महिष्मती वाले क्षेत्र में, मतलब वो थोड़ा साउथ में जब जाते हैं। तो अब बात आ रही है चेदी की, और चेदी में अगर एक फेमस रूलर का नाम याद रखना है तो अभिचंद्र का नाम याद रखिए। कहीं कहीं अभिचंद्रन है, कहीं कहीं अभिचंद्र है, तो अभिचंद्र हो या अभिचंद्रन, ये हमारे इस डायनेस्टी के फेमस रूलर रहे हैं, और इसी को फाउंडर भी मान लो आप। यही कौन है? फाउंडर भी। अभिचंद्रन वाज द फाउंडर ऑफ चेदी डायनेस्टी, चेदी महाजनपद। अकॉर्डिंग टू जैन लिटरेचर, समझिएगा, जैन लिटरेचर के अनुसार चेदी स्प्रेडेड इन दी बघेलखंड रीजन। चेदी जो है वो बघेलखंड या बुंदेलखंड वाले रीजन में भी आता था। बघेलखंड एंड बुंदेलखंड होना चाहिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जैन लिटरेचर बोल रहा है कि चेदी ये जो है बघेलखंड क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक। चेदी की कैपिटल सुक्तिमती थी। इंपॉर्टेंट ये है, यहां से याद रखेंगे कि चेदी की कैपिटल जो थी वो क्या थी? सुक्तिमती, ठीक। इस पॉइंट को एक बार थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, है ना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट करूंगा कि बघेलखंड है या बुंदेलखंड है, क्योंकि जैन लिटरेचर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? चेदी वाला क्षेत्र जो है, चेदी वाला क्षेत्र खजुराहो के आसपास, और वो तो बुंदेलखंड वाला एरिया है, तो ये 99% बुंदेलखंड होना चाहिए, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं शिशुपाल की। एक फेमस रूलर अगेन आपकी चेदी डायनेस्टी का, शिशुपाल जो है वो रूलर रहा है चेदी किंगडम का। ये शिशुपाल वही शिशुपाल है, ये शिशुपाल वही शिशुपाल है जो महाभारत वाला शिशुपाल है ना, ठीक। चलिए आगे आते हैं। चेदी के बाद हमारे पास एक वत्स आता है। क्या आता है? वत्स। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? हमारे पास दो जनपद थे, हमने दोनों पढ़ लिए, वत्स कहां से आ गया? तो हाँ, हमारे दो जनपद है मध्य प्रदेश में, अवंती और चेदी, जिन दोनों की राजधानी भी मध्य प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर एक क्षेत्र जो हमारा ग्वालियर वाला क्षेत्र है वो वत्स महाजनपद के अंदर आता था। भारत के 16 महाजनपदों में एक महाजनपद वत्स भी हुआ करता था। तो वत्स महाजनपद के अंदर जो आ रहा है वो क्षेत्र हमारा ग्वालियर वाला क्षेत्र था, इसलिए हम इसको अलग से देख रहे हैं, ठीक है। ये बात ऐसा कुछ खास नहीं है, पर फिर भी है ना, हम देख लेते हैं कि चलिए वत्स के बारे में बात करें तो इसकी जो कैपिटल थी वो कौशाम्बी थी। देखिए अब ये यूपी में चलेगा, मैंने आपको बताया था कि वत्स जो है वो यूपी का है। किसका है? यूपी का। तो इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? कौशाम्बी, ठीक है, यहां तक बात है ना। चलिए फिर उसके बाद टेरिटरी ऑफ इलाहाबाद एंड ग्वालियर, ये कौन से क्षेत्र था इसका? इलाहाबाद और ग्वालियर वाला क्षेत्र था। और यहाँ पर एक रूलर का नाम अगर आप याद रख सके तो नाम है उदयन। एक फेमस रूलर का नाम याद रखना है, उदयन। अब देखो आपने अवंती पढ़ा तो वहां चंद्रप्रद्योत जी का नाम पढ़ा, जब आपने चेदी पढ़ा तो वहां पर आपने पढ़ा अभिचंद्रन और एक और व्यक्ति जिनका नाम था वहां पर शिशुपाल। और जब आप वत्स पढ़ रहे हो तो उदयन का नाम यहाँ पर याद रखिए कि उदयन रूलर है जो वत्स का फेमस रूलर माना गया है,
ठीक है ये बात। चलिए अब इसके बाद आपके पास कुछ नोट है, जिनको पढ़ते हैं, ये नोट में क्या लिखा हुआ है ये समझते हैं। चलिए नोट में अवंती एंड चेदी महाजनपदास वर डिवाइडेड बाय बेतवा रिवर। इंपॉर्टेंट है, अवंती और चेदी जो है, अवंती और चेदी जो दो महाजनपद बने उसको अलग करने वाली नदी कौन सी थी, तो बेतवा। बेतवा बीच से निकलती है, चेदी आपके बेतवा के राइट साइड रह जाता है और अवंती जो है वो लेफ्ट साइड में रह जाता है। ठीक, अगला पॉइंट देखें तो चेदी महाजनपद इज मर्ज इनटू मगध बाय फेमस रूलर महापद्मनंद। महापद्मनंद, अभी मैं आपको इनके बारे में पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। महापद्मनंद के बारे में भी हम पढ़ेंगे। महापद्मनंद जो होते हैं नंदा डायनेस्टी के रूलर होते हैं, नंद डायनेस्टी के रूलर होते हैं। इन नंद डायनेस्टी के रूलर ने, इन्होंने मर्ज कर लिया था चेदी को मगध के अंदर। अब मगध भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा क्या माना गया है, ये माना गया है हमारा महाजनपद। ठीक है, तो मगध महाजनपद जो है, जो आज की डेट में पटना बिहार वाले क्षेत्र का है, वो मगध महाजनपद पे रूल कर रही थी नंदा डायनेस्टी और रूलर थे महापद्मनंद। महापद्मनंद ने चेदी महाजनपद के ऊपर अटैक करके उसको मर्ज कर लिया था इन मगध। समझ गए ये बात। चलिए उसके बाद हम बोल रहे हैं कि वेरियस, अब नंदा डायनेस्टी आ गई तो महापद्मनंद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि वेरियस पॉइंट्स ऑफ नंदा डायनेस्टी फाउंड फ्रॉम बड़वानी। बड़वानी वाले क्षेत्र से नंद वंश के कई सारे सिक्के मिले हैं और ये एविडेंस होते हैं हमारे कि हम इनको पढ़ते हैं और हम बोलते हैं कि यार ये जो है, ये जो आपकी जितने भी सिक्के वगैरह मिले हैं और ये सारी बातें जो हैं, ये जो है ये नंदा डायनेस्टी के बारे में बताती है कि उनका यहाँ पर रूल रहा होगा। या कोई भी डायनेस्टी, जिस डायनेस्टी के कॉइन मिल जाएंगे हम समझेंगे कि वो डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही होगी, तभी तो कॉइन्स वगैरह मिले हैं, राइट। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगला है आपका शिशुनाग। शिशुनाग के ये लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से थोड़ा सा आपको पता चलेगा दूसरी डायनेस्टी के बारे में, मतलब दूसरा मर्जर पता चलेगा। देखिए समझिए, देखो व्यक्ति है शिशुनाग, व्यक्ति का नाम क्या है, शिशुनाग, है ना। व्यक्ति का नाम यहां से याद रखें, शिशुनाग है। ये शिशुनाग जो था ये अमात्य था। अमात्य मतलब मंत्री था। किसका मंत्री था, नागदशक का। मंत्री किसका, नागदशक का। नाम क्या, शिशुनाग, याद रखना। शिशुनाग was the अमात्य, मंत्री ऑफ नागदशक। नागदशक कौन, तो हर्यंका डायनेस्टी का रूलर। हर्यंका डायनेस्टी आगे चल के आएगी, मैं बताऊंगा आपको हर्यंका डायनेस्टी। जैसे अपन ने अभी बिंबिसार की बात की थी ना, यहाँ पर ये बिंबिसार की बात की थी, बिंबिसार हर्यंका डायनेस्टी का, हर्यंका रूलर वही यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो हर्यंका डायनेस्टी का एक रूलर होता है जिसका नाम होता है नागदशक। ये नागदशक का अमात्य होता है शिशुनाग। ये अटैक करता है आखिरी रूलर नंदीवर्धन पर। नंदीवर्धन कौन सी डायनेस्टी का, प्रद्योत डायनेस्टी का। नंदीवर्धन कौन सी डायनेस्टी का है, प्रद्योत डायनेस्टी का है। और वो अवंती को मिला लेता है मगध में। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर अवंती मर्ज हो रहा है मगध में। ऊपर वाले फैक्ट में आपने देखा कि किस तरीके से चेदी जो है वो मगध में मिला, महापद्मनंद ने मिलाया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से अवंती मगध में मिला। तो देखो, नागदशक हर्यंका डायनेस्टी का रूलर, नागदशक जो अपने अमात्य शिशुनाग को भेजता है, अटैक होता है किसके ऊपर, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो होता है वो प्रद्योत डायनेस्टी, वो चंद्र प्रद्योत वाली डायनेस्टी। इधर बिंबिसार वाली डायनेस्टी तो नीचे चंद्र प्रद्योत वाली डायनेस्टी। प्रद्योत डायनेस्टी पर अटैक होता है और प्रद्योत डायनेस्टी का नंदीवर्धन हार जाता है। तो ये जो अवंती है वो किसमें मर्ज हो जाता है, तो ये मगध में जाकर मिल जाता है। राइट, समझ में आई ये बात, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है यहां तक बात। चलिए, तो ये था आपका महाजनपद वाले पीरियड तक। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो हम वहां पर पढ़ने वाले हैं सारी डायनेस्टीज के बारे में। सारी डायनेस्टीज मतलब जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, आपके पास यहाँ चंद्र प्रद्योत का नाम आ गया है, तो चंद्र प्रद्योत की डायनेस्टी तो प्रद्योत डायनेस्टी हो गई। लेकिन उसके बाद जो ये नंदा डायनेस्टी आई, तो नंदा कौन है, फिर मौर्य कौन है, फिर उनके बाद शिशुनाग, नाग, ऐसी डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।